आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस में आप सभी का स्वागत है। भारत में शासन विधि तथा लोकनीति का जो सीरीज चल रहा है उसका आज दूसरा सेट है, जिसमें हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। स्थानीय निकायों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों को चुनने हेतु स्थानीय निकाय ओम्बुड्समैन स्थापित किया जा सकता है। यह किसका विचार था? देखिए, ओम्बुड्समैन जिसे लोकपाल लोकायुक्त से संबंधित ये चीज़ें हैं, तो इसके लिए एक समिति की तरीके से एक संगठन होगा जो जितने भी अधिकारी, उच्च अधिकारी से लेकर के निम्न अधिकारी तक जितने भी भ्रष्टाचार की शिकायत आएगा उसकी ये जांच करेगा। तो इस तरीके का विचार सबसे पहले किसमें आया था? तो देखिए दिया है ऑप्शन: अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, एम.एल. सिंघवी समिति और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। देखिए, अशोक मेहता, बलवंत और एम.एल. सिंघवी ये सब पंचायती राज से संबंधित हैं। और डी जो ऑप्शन है ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। तो इसी आयोग में ओम्बुड्समैन स्थापित किया जा सकता है। इस तरीके का विचार किया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसकी अनुशंसा पर केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 का गठन किया गया है? देखिए, इनमें से जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में जिसकी स्थापना हुई थी, तो ये गठन किया गया। तो ये चार ऑप्शन है, इनमें से किसकी अनुशंसा पर किया गया है? तो इसका जो हो जाएगा गोरवाला समिति, संथानम समिति, कृपलानी समिति और प्रशासनिक सुधार आयोग। देखिए, प्रशासनिक सुधार आयोग, ये दो प्रशासनिक सुधार आयोग था। तो किसी भी प्रशासनिक सुधार आयोग में इस तरीके से स्थापित नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संथानम समिति इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी? देखिए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की जो योजना है ये किस वर्ष शुरुआत की गई थी? तो देखिए, 2012 दिया है, 2013 दिया है, 2014 और 2015। तो हम सभी जानते हैं कि 2015 में ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना शुरुआत की गई थी। और 2014 में पहली बार बीजेपी की सरकार बहुमत में आई थी, जिसकी वजह से मोदी सरकार ने अपना सरकार की शुरुआत की। तो उसके बाद से 2015 में इसकी शुरुआत की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से डिजिटल भारत के 9 स्तंभों में शामिल किए गए हैं? तो देखिए, इसमें है चार हैं। तो सभी के लिए सूचना, शीघ्र फसल कार्यक्रम, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, देश के केवल मेट्रो शहरों को आपस में जोड़ना। तो देखिए, इसमें से जो है जो इनमें से कौन स्तंभों में, तो ये सभी के लिए सूचना ये भी हो जाएगा, शीघ्र फसल कार्यक्रम ये भी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण ये भी हो जाएगा, देश के केवल मेट्रो शहर से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 ये कथन सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कि कौन कौन। तो देखिए, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 और 3, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये कथन से संबंधित प्रश्न है। तो देखते हैं कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। तो कथन एक है, सत्ता प्रपीड़न का एक उपकरण और इसका भौतिक प्रभाव है। सत्ता प्रपीड़न का एक उपकरण और इसका भौतिक प्रभाव है। तो देखिए, ये जो कथन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कथन है कि सत्ता सहमति पर आधारित होने के बावजूद भी और अधिक प्रभावी होती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है। तो जो ऑप्शन में आएगा, देखिए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, देखिए, यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 31 से लेकर के 35 तक ये गद्यांश को पढ़ने के बाद उसको उत्तर देना है। तो आगे के 31 से लेकर के 35 तक के प्रश्नों को हल करने के लिए
हम लोग को पहले इस गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा। चलिए इस गद्यांश को पहले देख लेते हैं, बड़ा है। देखिए लिखा कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14% और महिला साक्षरता 65.46% है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022 से 27 प्रौढ़ शिक्षा हेतु नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के नाम से अभिहित एक नई योजना स्वीकृत की है। एक प्रगतिशील कदम के रूप में वर्तमान सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा पद को सभी के लिए शिक्षा पद से प्रतिस्थापित करने का फैसला किया है। बुनियादी परख साक्षरता और संख्या 21वीं शताब्दी के किसी नागरिक के लिए आवश्यक अन्य घटकों के साथ साथ प्रदान करना योजना के उद्देश्य हैं। योजना स्वयं सेवावाद के साथ ऑनलाइन साधन के माध्यम से क्रियान्वित होगी। जनगणना 2011 के अनुसार 15 वर्ष की आयु और उससे ऊपर के आयु समूह के लिए देश के गैर साक्षरों की संख्या निरपेक्ष संख्या 25.76 करोड़ है, जिसमें महिलाएं 16.60 करोड़ हैं। यह योजना देश के सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के गैर साक्षर को आच्छादित करेगी। आधार और मोबाइल नंबर के साथ पंजीयन के माध्यम से NIC, NCERT और NIOS के सहयोग से ऑनलाइन शिक्षण अधिगम आकलन पद्धति का उपयोग कर वित्तीय वर्ष 2022 से 27 के लिए बुनियादी परख साक्षरता और संख्या का लक्ष्य प्रतिवर्ष 1 करोड़ है। इस योजना में लड़कियों और महिलाओं, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजनों, हाशिए पर लोग, यायावर, निर्माण कार्यकर्ता, श्रमिक इत्यादि को प्राथमिकता दी जाएगी, जो कि प्रौढ़ शिक्षा के पर्याप्त तरीके और तात्कालिक रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। नीति आयोग के सभी आकांक्षी जिलों, राष्ट्रीय और राज्य औसत से कम साक्षरता दर वाले जिलों 2011 की जनगणना के अनुसार 7% से कम महिला साक्षरता दर वाले जिलों पर क्षेत्रवाद से ध्यान दिया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन और लाभार्थियों तथा स्वैच्छिक अध्यापकों के सर्वेक्षण संचालित करने हेतु विद्यालय इकाई होंगे। वित्तीय वर्ष 2022-27 के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम हेतु प्राक्कलित परिव्यय ₹1037.9 करोड़ है, जिसमें केंद्र का साझा किया जाने वाला हिस्सा 700 करोड़ और बाकी की धनराशि राज्यों द्वारा साझा की जाएगी। तो इस जो पैसेज है, इस पैसेज से जो हम लोग 31, 32, 33 और 34 और 35 का जो प्रश्न हल करेंगे, उसमें से पहला प्रश्न है, देखिए कि जनगणना 2011 के अनुसार वर्ष जो है 15 वर्ष और उसके ऊपर की आयु वाले देश के गैर साक्षर पुरुषों की निरपेक्ष संख्या कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 9 देखिए उसमें से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल जो संख्या हो जाएगा 9.08 करोड़। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बुनियाद परख साक्षरता और संख्या के 5 करोड़ से के लक्ष्य को कितने वर्षों में पूर्ण किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए 5 वर्ष। इसका उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। नेक्स्ट है लाभार्थियों और स्वैच्छिक अध्यापकों हेतु सर्वेक्षण संचालित करने के लिए कौन सी एक इकाई होगी। तो कौन सी एक इकाई होगी, वो हो जाएगा विद्यालय, क्योंकि बताया गया है कि विद्यालय ही वह इकाई है जो ये सब काम करेंगे। तो विद्यालय उसकी इकाई होगी। देखिए 34 है कि कौन से आयु समूह इस योजना के अंतर्गत रखे गए हैं। तो कौन से आयु के वर्ग रखे गए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 वर्ष और उसके ऊपर की आयु के गैर साक्षर। देखिए उसमें पैसेज में कहा भी गया था कि 15 वर्ष और उसके ऊपर का आयु के गैर साक्षर। तो अगला प्रश्न है कि इस योजना में कितनी धनराशि राज्यों द्वारा साझा की जाएगी। तभी हाल ही में सबसे लास्ट में यही चीज़ है कि कितनी राशि राज्यों के द्वारा साझा की जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उसमें से जब घटाएंगे 1000 में से जब ये 700 घटा देंगे तो ये हो जाएगा, बचेगा हमारा 337। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 337.9 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब आगे प्रश्न है 36, सरकार 2.0 क्या है। सरकार
2.0 क्या है? तो देखिए यहाँ पे 2.0 का मतलब, सरकार के 2.0 का मतलब ये होता है कि यह एनडीए का दूसरा कार्यकाल है। 2.0 का मतलब है ये एनडीए का दूसरा कार्यकाल है। देखिए इसका तात्पर्य सरकार की नीतियों से है जिसका उद्देश्य ओपन सोर्स कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का सृजन करने के लिए अंतःक्रियात्मक इंटरनेट उपकरणों का उपयोग करना है। सी इसका संबंध मेटावर्स वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड से है। तीसरा कि यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभरने वाले राष्ट्रों की सरकार, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका तात्पर्य सरकार की नीतियों से है जिसका उद्देश्य ओपन सोर्स कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का सृजन करने के लिए अंतःक्रियात्मक इंटरनेट उपकरणों युक्तियों का उपयोग करना है। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे दिया कि थियोडोर जे लावी द्वारा प्रस्तावित नीतियों के प्रकार निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे दिया कि वितरक, पुनर्वितरक, नियामक, संगठक, और तीसरा है मौलिक प्रक्रियात्मक, चौथा वितरक मौलिक, और पांचवा संगठक प्रक्रियात्मक। तो इसका उत्तर हो जाएगा देखिए वितरक और पुनर्वितरक, ये भी सही हो जाएगा। फिर है नियामक संगठक, ये भी सही हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऐसा कि संसद में लोकपाल विधेयक पहली बार कब पुनः स्थापित किया गया था? संसद में लोकपाल विधेयक पहली बार कब पुनः स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971 है, 1967 है, 1968 है, 1969 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1968। देखिए 1968 से ही लोकपाल विधेयक संसद में पूरा स्थापित किया जाता था, लेकिन ये हो नहीं पाता था। लेकिन अंततः 2011 में एक बहुत बड़ा अन्ना हजारे के अनुसार जन आंदोलन किया गया, जिसमें 2013 में लोकपाल विधेयक को मंजूरी मिल गई और कानून इसको मान्यता मिल गई और बनाया गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो केंद्र सरकार के द्वारा देखिए दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, तो बिल्कुल है, ये केंद्र द्वारा सरकार द्वारा बिल्कुल शुरू की गई है। किसान न्याय योजना, किसान न्याय योजना ये केंद्र सरकार के द्वारा नहीं किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये भी केंद्र के द्वारा किया गया है। और मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना ये भी केंद्र के द्वारा शुरू की गई है। तो यहाँ पे 1, 3 और 4, तो 1 और 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कुछ योजनाएं हैं, कार्य हैं को उनके आरंभ वर्ष के क्रम में अनुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ पे देखिएगा विमुद्रीकरण, वस्तु एवं सेवा कर, प्रधानमंत्री जन धन योजना, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना ये सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा, शुरुआत यहीं से इन्होंने किया था। फिर है कि उसके बाद से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ 2015 के में ये शुरुआत किया था। फिर है कि विमुद्रीकरण ये तीसरे पे आ जाएगा, और सबसे लास्ट में वस्तु एवं सेवा कर 2017 के आसपास में ये सब चीज़ किया गया। तो हो जाएगा ये चौथे नंबर पर हो जाएगा। यहाँ पे बन रहा है जो सीरीज बन रहा है यहाँ पे 3, 4 फिर 1 फिर 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो नीति आयोग द्वारा कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो दिया है कि राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, बी है आर्थिक सर्वेक्षण, सी है बेरोजगारी दर, और डी है राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है प्रकाशित की जाती है नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो क्या प्रकाशित की जाती है? राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट है नीति विश्लेषण के 5 ई उपागम में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका दिया है प्रभावशीलता, दक्षता, नैतिक विचार, साक्ष्य।
तो इसका जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संसद में संवैधानिक रूप से लोकपाल की अवधारणा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? लोकपाल की संवैधानिक रूप से लोकपाल की अवधारणा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। देखिए, डॉक्टर एम.एल. सिंघवी, अशोक कुमार सेन, शांति भूषण और अरुणा राय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक कुमार सेन। इसका राइट आंसर अशोक कुमार सेन राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में स्थान दिया गया है और सूची 2 में जन सुनवाई दिया गया है। तो पहला ए है, बी है, सी है, डी है सूची 1 में। तो इससे 1, 2, 3 और 4 में से मिलान करना है। तो पहले नंबर पे है कोटा में कोटा किराना। तो कोट किराना, इसको कोट किराना, तो कोट किराना हो जाएगा प्रथम जन सुनवाई, इसका 2 हो जाएगा। फिर भीम दूसरी जन सुनवाई, बीजापुरा ये हो जाएगा तीसरी जन सुनवाई और जावजा हो जाएगा चौथी जन सुनवाई। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 और 1, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे गद्यांश है, तो फिर इस गद्यांश को हम लोग को पढ़ना पड़ेगा और 45 से लेकर के 49 तक के प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। तो देखिए पहले हम लोग गद्यांश पढ़ते हैं। सुशासन की 8 प्रमुख विशेषताएं हैं। यह सहभागितापूर्ण, आम सहमति, उन्मुख, जवाबदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावी और कुशल, साम्यतापूर्ण और समावेशी होता है। और इसमें विधि के शासन का अनुसरण किया जाता है। इसमें इस बात का आश्वासन दिया जाता है कि भ्रष्टाचार का परिमाण न्यूनतम हो, अल्पसंख्यक वर्ग के दृष्टिकोण और मत पर विचार किया जाए और इसके साथ साथ निर्णय लेने की प्रक्रिया में समाज के सबसे दुर्बल व्यक्ति की भी सुनवाई हो। इसमें समाज के वर्तमान और भावी अपेक्षाओं के प्रति भी उत्तरदायित्व निहित होता है। पुरुष और महिला दोनों की भागीदारी सुशासन की आधारशिला है। भागीदारी या तो प्रत्यक्ष हो सकती है या विधिक मध्यवर्ती संस्थाओं या प्रतिनिधियों के माध्यम से हो सकती है। यहाँ यह उल्लेखनीय करना महत्वपूर्ण है कि प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र से अनिवार्यता यह अभिप्रेत नहीं है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में समाज के सबसे दुर्बल वर्गों की चिंताओं पर विचार किया जाएगा। भागीदारी को संसूचित और संगठित होने की आवश्यकता है। जहाँ एक ओर इसका अभिप्राय संगठन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वहीं दूसरी ओर इसमें संगठित नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी अभिप्रेरित है। सुशासन में ऐसी निष्पक्ष रूपरेखा अपेक्षित होती है जिन्हें निष्पक्ष रूप से प्रवर्तन में लाया जाए। इसमें मानवाधिकारों, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों का पूर्ण संरक्षण अपेक्षित होता है। विधियों के निष्पक्ष प्रवर्तन में स्वतंत्र न्यायपालिका और निष्पक्ष एवं सच्चरित पुलिस बल की भी अपेक्षा की जाती है। पारदर्शिता का अभिप्राय है कि लिए गए निर्णय तथा उनका प्रवर्तन इस रीति से किया जाए जिसमें नियमावली और विनियमों का अनुसरण किया जाए। इसका तात्पर्य यह भी है कि सूचना निर्बाध उपलब्ध हो और इस तरह के निर्णय और उनके प्रवर्तन से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से अभिगम्य हो। इससे यह भी अभिप्रेरित है कि पर्याप्त सूचना प्रदान की जाए और यह सुगमतापूर्वक बोधगम्य रूपों और माध्यमों में प्रदान की जाए। सुशासन में अपेक्षा की जाती है कि संस्थाओं और प्रक्रियाओं के माध्यम से सभी हितधारकों की उचित समय सीमा के भीतर सेवा करने का प्रयास किया जाए। किसी भी समाज विशेष में अनेकों कार्यकर्ताओं और बहुत से दृष्टिकोण विद्यमान होते हैं। सुशासन में पूरे समुदाय के सर्वोत्तम हित में समाज में व्यापक सहमति बनाने के लिए समाज के विभिन्न हितों का हस्तक्षेप अपेक्षित होता है। साथ ही इन हितों की प्राप्ति के तरीकों का भी उल्लेख किए जाने की अपेक्षा की जाती है। इसमें संधारणीय मानव विकास के लिए अपेक्षित व्यापक और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य तथा इस तरह के विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के साधनों का उल्लेख भी अपेक्षित होता है। यह किसी समाज या समुदाय विशेष की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक
संदर्भों के बारे में सूझबूझ के फलस्वरूप ही संभव हो सकता है। किसी भी समाज की भलाई वेलबींग इस बात को सुनिश्चित करने पर निर्भर होती है कि इसके सभी सदस्यों में यह भाव प्रबल हो कि इसमें उनका हित सम्मिलित है और वे समाज की मुख्य धारा से बहिष्कृत महसूस नहीं करते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि सभी समूह, विशेष रूप से सर्वाधिक दुर्लभ व अपेक्षित समूह के लोगों को अपनी मलाई में सुधार लाने, उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के अवसर उपलब्ध हों। सुशासन से अभिप्रेत है कि प्रक्रियाएं और संस्थान परिमाणोत्पादी हो, जिनसे उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने के क्रम में समाज की अपेक्षाएं पूरी हो। सुशासन के संदर्भ में दक्षता की संकल्पना में प्राकृतिक संसाधनों का संधारणीय उपयोग और पर्यावरण का संरक्षण भी सम्मिलित है। अब देखिए यहाँ पे 45 जो प्रश्न है ये कथन और कारण से संबंधित है। तो इसमें जो अभिकथन एसर्शन जो ए है और रीजन आर जो है, तो इसमें देखिए ए है कि भागीदारी संसूचित और संगठित होनी चाहिए। भागीदारी जो है संसूचित और संगठित होनी चाहिए। और कारण है कि प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का अभिप्राय यह नहीं है कि समाज का दुर्बल वर्ग निर्णय लेने की प्रक्रिया का अंग होगा। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पे जो इसका उत्तर हो जाएगा, पहला भी सही है, दूसरा दोनों सही है, लेकिन ये सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारदर्शिता की व्याख्या किस रूप में की जा सकती है? तो ए है सूचना का प्रतिबंधित अधिगम, बी है नियम और विनियम के अनुसार निर्णय, और सी है सच्चरित्र पुलिस बल, और डी है समाज के विभिन्न हितों का हस्तक्षेप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नियम और विनियम के अनुसार निर्णय, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित में से क्या सुशासन के संदर्भ में दक्षता की संकल्पना से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे दिया है पर्यावरण संरक्षण, बी है प्राकृतिक संसाधनों का संधारणीय उपयोग, और सी है समाज की मुख्य धारा से बहिष्करण, और डी है समाज के संदर्भ में समझ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो समाज की मुख्य धारा से बहिष्करण। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, देखिए दिया कि सुशासन के प्रमुख अभिलक्षणों को चिन्हांकित कीजिए। यहाँ पे दिया है कि समावेशिता, तो समावेशिता जो है ये सूचकांक यानी कि सुशासन के लक्षण ये हैं। फिर दूसरा कि पारदर्शी और प्रत्युत्तरदायी भी है, अभिजनमुखी ये नहीं है, केवल समाज की वर्तमान आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित ये भी नहीं है। तो यहाँ पे 1 और 2 इसका जो है वो है, तो 1 और 2 अर्थात 1 और 2 इसका हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी विशेषताएं अभिलक्षण सुशासन से संबंधित है? अभिलक्षण सुशासन से संबंधित है, तो आप देखिए निष्पक्ष विधिक रूपरेखा, तो निष्पक्ष विधिक रूपरेखा ये भी सही हो जाएगा। निष्पक्षता ये भी सही हो जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग का संरक्षण ये भी सही हो जाएगा। केंद्रीकृत न्याय पर ये बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और इस सीरीज का इस सेट का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक शिकायतों का निवारण तंत्र है? तो लोक शिकायतों का निवारण तंत्र प्रशासनिक सुधार आयोग, सूचना का अधिकार, संसाधनों का प्रवर्तन और शिक्षा का अधिकार। तो यहाँ पे जो सूचना का अधिकार है ये शिकायत से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो सीरीज चल रहा था भारत के में शासन विधि तथा लोकनीति में, जो ये दूसरे सेट का आज हम लोगों ने 25 प्रश्नों को हल कर दिया। तो चलिए इसके आगे के 25 प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए मात्र इतना ही।